हयग्रीव और वो लीडर आज पहली बार लेन देन नहीं कर रहे थे, इसलिए दोनों को ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ गया। लीडर ने हाथ हिलाकर हयग्रीव को जाने का इशारा किया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात जानने का बहुत मन है कि इस बार तुम्हारी हार किससे हुई है? मुझे जितना याद है, इस बार तुम परितोष कबीले से कोई मामला निपटाने गए थे। तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तुम तो किसी को भी चक्कर में डाल सकते हो। हयग्रीव ने कहा। कभी कभी ज्यादा जानना भी ठीक नहीं होता, लीडर ने दांत पीसते हुए कहा। अब तो मेरा जानने का और भी मन हो रहा है। अभी मेरे गायब होने में समय बाकी है, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ था? क्या पता शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आज वैसे भी मेरा मूड काफी अच्छा है, हयग्रीव ने कहा। इसके बाद लीडर ने अपने सीने को छुआ और एक डिस्प्ले सामने दिखने लगी, जिसमें हाल ही में हुई घटना दिख रही थी। उस घटना में सहस्त्रभेदी तलवार देखते ही हयग्रीव हैरान रह गया। वीडियो खत्म हो चुका था और लीडर हयग्रीव के एनालिसिस का इंतजार कर रहे थे। कुल 4 तस्वीरें थीं, जिनमें से तुम 3 लेकर आ चुके हो, है ना? मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि इन तस्वीरों से तुम्हें जो भी करना है जल्दी कर लो। अगर इन्हें कॉपी करना है या इनमें से रहस्य निकालना है, जो कुछ भी हो फटाफट कर लो। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए इन्हें मिटा देना, या इन्हें जितना दूर हो सके अपने से उतना दूर फेंक देना। इन तस्वीरों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं बचना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था, हयग्रीव ने कहा। लीडर एक ही बार में हयग्रीव की बात समझ चुका था। अब लीडर को जल्द से जल्द अपने दुश्मन को खत्म करने की तरकीब सोचने की जरूरत थी। इसके बाद लीडर को एक कारनामा सूझा। उसने परितोष इलाके में अपनी 3 कठपुतलियां बनाई। उन्होंने मिलकर एक खाली जगह ढूंढी और वहां किसी जादू की तैयारी करने लगा। तैयारी खत्म करने के बाद तीनों कठपुतलियों ने अपना गला काट लिया। काफी जल्दी वो जादू एक्टिवेट हो गया। इस जादू का इस्तेमाल खूनी दरिंदे को बुलाने के लिए किया जा रहा था। अब बस लीडर को खूनी दरिंदे के आने का इंतजार करना था। सब तैयारियां हो गई हैं, तो मुझे भागने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मुसीबत में वही मेरे काम आने वाला है, लीडर ने मनी मन सोचा। निपटारा मंच के सामने इस समय पहाड़ी महारथी अपने अपने तजुर्बे बताने में लगे हुए थे। वसीम की उल्टी तलवार के कारण सभी को एक साथ मिलने का मौका मिला था, तो वो लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह से उन सभी का मिलना संभव हो नहीं पाता था। इसलिए सभी पहाड़ी महारथी अपने हाल के जादुई तजुर्बों की बातें करने लगे थे। ये समय उनकी उलझने सुलझाने के लिए बहुत अच्छा था। वसीम की मौजूदगी में उनके कई सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते थे। हालांकि वो अपनी डिवाइस से भी वीडियो कॉल करके ये सब बातें कर सकते थे, लेकिन कभी कभी सामने बैठकर बात करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर उनमें से किसी एक को भी बात समझने में दिक्कत आ जाए, तो इस मौके पर कोई ना कोई उनकी मदद के लिए बैठा था। अभी वसीम अपने साथियों को जादूगरी में आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बता रहा था, जिससे पहाड़ी महारथियों की जानकारी लगातार बढ़ रही थी। राज जब निपटारा मंच पहुंचा तो उसने जो नजारा देखा वो देखकर उसे काफी हैरानी हुई। सभी सीनियर्स की आत्मीय ऊर्जा उनके सिरों पर मंडरा रही थी। जब राज ने देखा कि परितोष परिवार के सभी लोग आराम से किनारे पर सोए हुए हैं, तो उसे और भी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। जब वो थोड़ा करीब गया तो उसे कुछ और अजीब आवाजें सुनाई दी। तभी राज का जागरण पत्थर थोड़ा हिला। हालांकि उसे उन आवाजों के मायने समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी सिर्फ आवाज सुनकर ही उसे जादूगरी में एक नया एहसास हो रहा था। सभी सीनियर्स वाकई कमाल के हैं, राज ने मनी मन सोचा। लेकिन इतना सोचकर राज जैसे ही 5 या 6 कदम आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ा दबाव महसूस हुआ, जिसके बाद राज जमीन पर गिर गया। ये सब पहाड़ी महारथियों की चर्चा के कारण हो रहा था, जिसमें कमजोर जादूगर उनके पास नहीं जा सकता था। बस इसी कारण पहाड़ी महारथियों ने परितोष परिवार के लोगों को सुला दिया था, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। राज की किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही वसीम को एहसास हुआ कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने जब मुड़कर देखा तो राज उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। अचानक ही राज को अपना शरीर हल्का लगने लगा और सारा दबाव गायब हो गया। राहत की सांस लेकर राज वसीम के बगल में जाकर बैठ गया। सभी पहाड़ी महारथियों ने राज की तरफ देखकर मुस्कुराया और वापस अपनी चर्चा जारी कर ली। लेकिन ये बातें सुनते हुए राज का सिर भारी हो रहा था।
उसके पास इन बातों को न सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने अपना जागरण पत्थर पकड़ लिया और बैठा रहा। अब जागरण पत्थर के कारण ज्ञान की बातें उसे नुकसान नहीं कर रही थी। जागरण पत्थर के कारण राज के दिमाग में सीधे ही जादूगरी की बातें पहुंच रही थीं। जब राज अपने ख्यालों में था तभी एक करिश्माई रोशनी उसके दिमाग में चमकी। इसी समय सभी पहाड़ी महारथियों को भी महसूस हुआ कि उनके समझने की शक्ति बढ़ चुकी थी। अजीब बात है, आज मेरा दिमाग पूरी तरह से ठिकाने पर है, त्रिकालदर्शी ने कहा। सिर्फ त्रिकालदर्शी ही नहीं, सभी पहाड़ी महारथियों को ऐसा ही महसूस हो रहा था। उलझन में पड़े अपने सभी साथियों के लिए वसीम ने राज की तरफ इशारा किया। राज को देखते ही उनकी नजर जागरण पत्थर पर पड़ी। क्या ये जागरण पत्थर है? लंबकर्ण ने पूछा। बिल्कुल सही, वसीम ने जवाब दिया। जागरण पत्थर? अब मुझे समझ आया कि मेरा दिमाग ठिकाने पर कैसे है। ये राज का जागरण पत्थर है? तलत ने पूछा। वसीम ने जवाब में सिर हिला दिया, जिसके बाद पहाड़ी महारथी हैरान हो गए। अभी कुछ देर पहले ही वो राज को तोहफा देने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें समझ आ चुका था कि राज अपने लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें हासिल कर चुका था। इसके बाद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज के पास जागरण पत्थर भी होगा। जादुई दुनिया में जागरण पत्थर एक तरह से बेईमानी के डिवाइस माना जाता था। भले ही जादूगर के ताकतवर बनने के साथ इसका असर कमजोर होता जाता था, लेकिन अभी जिस तरह की चर्चा चल रही थी उसमें हल्की सी मदद भी पहाड़ी महारथियों के लिए काफी थी। राज की किस्मत वाकई काफी अच्छी है, बाबा बैरागी ने कहा। राज और वसीम की ताकत में जो अंतर था वो स्वर्ग में जाने वाले और स्वर्ग में ही रहने वालों के बीच का था। जागरण पत्थर की मौजूदगी में राज के पास मेहमान आना अब लाजमी हो गया था। पहाड़ी महारथियों में से अगर किसी को भी जागरण पत्थर की जरूरत पड़ती तो वो राज से मिलकर उस कमी को पूरा कर सकते थे। राज अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए अपना जागरण पत्थर किराए पर भी दे सकता था। संपत्ति से जलन पैदा होती है, हम पहाड़ी महारथियों को इसके बारे में पता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात हमारे बीच से बाहर नहीं जानी चाहिए, लंबकर्ण ने कहा। एक आजाद जादूगर होने के नाते लंबकर्ण जानता था कि जादुई खजाने से जितना फायदा था उसमें पैदा होने वाली समस्याएं उतनी ही खतरनाक भी थीं। सभी पहाड़ी महारथी अच्छे जादूगरों में गिने जाते थे, लेकिन अगर ये खबर बाहर गई तो कोई ना कोई बुरे इरादे वाला जादूगर भी सामने आ सकता था। हाँ, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, हम सभी इस बारे में अच्छे से जानते हैं, त्रिकालदर्शी ने कहा। मैं बस तुम लोगों को याद नहीं दिला रहा था, ये राज के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है। जागरण पत्थर बेशकीमती चीज है और इसका मोल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, इसलिए इसे कभी भी किसी और को मत दिखाना, वरना नापाक इरादे वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे, लंबकर्ण ने राज से कहा। याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया सीनियर, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ, राज ने कहा। राज से प्याली ने पहले ही जागरण पत्थर छीनने की कोशिश की थी। उस दौरान यदि प्याली की ताकत राज से ज्यादा होती तो शायद राज के पास ये पत्थर मौजूद नहीं होता। तभी से ही राज जागरण पत्थर को लेकर काफी सतर्क हो गया था। अभी बात करते हुए राज की आवाज चाहत जैसी ही सुनाई दे रही थी। ये अच्छी बात है कि तुम्हें इस बारे में पता है, लंबकर्ण ने कहा। इसके बाद जागरण पत्थर की मदद के कारण पहाड़ी महारथी थोड़ी देर तक और बातें करते रहे। इस समय बढ़िया चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, तलत ने कहा। और भी अच्छा रहता अगर मुझे अपनी तलवार से प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता, त्रिकालदर्शी ने कहा। तुम तलवार प्रैक्टिस करना चाहते हो? इसमें मुझे कुछ याद आया। दैनिक जादूगर की इस खबर के हिसाब से खूनी दरिंदा धरती पर आने वाला है। उसकी लोकेशन अभी यहीं आसपास की बताई जा रही है। समय की बात करें तो वो लगभग अभी के आसपास का है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो यहीं कहीं गिरेगा, लंबकर्ण ने दैनिक जादूगर अखबार निकाल कर कहा। एक खूनी दरिंदा, उसकी रैंक क्या है? अगर वो तीसरे लेवल का हुआ तो मेरे हमले बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। त्रिकालदर्शी की आंखों में चमक आ गई। त्रिकालदर्शी की तलवार टेक्निक कमाल की थी। शाही शेर के अलावा 5वें लेवल का कोई भी जादूगर त्रिकालदर्शी को तलवार में नहीं हरा सकता था। वो हमारी जरूरत पूरी करने के हिसाब से काफी ताकतवर है। मेरे हिसाब से वो करीब करीब 6वें लेवल के बराबर होगा।
अगर वो हाल ही में 6वें लेवल पर आया होगा तब भी वो 6वें लेवल के टॉप पर मौजूद जादूगर की ताकत के बराबर होगा, लेकिन उसका IQ काफी कम है और वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए काफी होगा। लंबकड़ ने कहा। अगर वो खूनी दरिंदा यहीं आसपास गिरा तो मजा आ जाएगा, त्रिकालदर्शी ने कहा। फिर तो त्रिकालदर्शी तुम उसके गिरने की दुआ करो, निशीत ने कहा। इतना सुनते ही त्रिकालदर्शी ने अगरबत्ती जलाई और तुरंत वसीम के सामने रख दी। क्या त्रिकालदर्शी की दुआ कबूल होगी? क्या इस खूनी दरिंदे को ढूंढने के लिए और भी जादूगर आएंगे? आखिर उस लीडर की इस खूनी दरिंदे को लेकर की गई साजिश किस हद तक काम करेगी? काफी दूर आसमान में एक खूबसूरत लौकिक दानव नीचे की तरफ आ रहा था। ये लौकिक दानव खूनी दरिंदा कैटेगरी में आता था। उसका पूरा शरीर खून से बना था, जिससे उस पर फिजिकल हमले काम नहीं करते थे। उसकी खुद को ठीक करने की काबिलियत भी तारीफ के काबिल थी। जैसे ही उसका दुश्मन घायल हो जाता था तो खूनी दरिंदे की खून चूसने की काबिलियत एक्टिवेट हो जाती थी और वो दुश्मन का पूरा खून चूस लेता था, जिससे उसकी ताकत बढ़ती थी और उसके घाव भर जाते थे। खून चूसने की इसी काबिलियत के कारण खूनी दरिंदे लौकिक दानवों में कठिन माने जाते थे। लौकिक दानवों का IQ काफी कम होता था। उनके दिमाग में ख्याल नहीं पनपते। खूंखार जादुई जानवरों से भी कम अगर किसी का IQ था तो वो लौकिक दानव ही थे। और लौकिक दानवों में जो हमेशा कम IQ में टॉप करते थे वो थी खूनी दरिंदे की कैटेगरी। शायद उनके दिमाग में भी बस खून ही दौड़ पाता था, ख्याल नहीं। खूनी दरिंदों में कहां से आए हैं और कहां को जा रहे हैं का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे ही वो आसमान में दिखते थे वो नीचे उतरने की कोई जगह देखते थे। उतरने के तुरंत बाद वो अपना पेट भरने के लिए खाना ढूंढते थे। खाना खाकर वो इन्वॉल्व हो जाते थे और यही काम लगातार तब तक करते रहते थे जब तक कोई आकर उन्हें मार न दे। इस खूनी दरिंदे का आकार इंसान जैसा था, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे लाल पारे से कोई इंसान बना हो। अभी वो एक गेंद की तरह सिकड़ा हुआ आसमान से नीचे उतर रहा था। गिरते हुए उसे एक खुशबू आई जिसने उसका ध्यान खींचा, इसलिए खूनी दरिंदा उसी तरफ बढ़ने लगा। समय धीरे धीरे गुजर गया। निशीत ने आसमान में काला बिंदु देखा। अरे क्या वो खूनी दरिंदा है? निशीत ने कहा और सोचने लगा, अरे नहीं यार, वो यहीं गिर रहा है। क्या सीनियर वसीम के सामने दुआ मांगना इतना कारगर साबित होता है? अगर ऐसी ही बात है तो क्या मुझे कुछ दुआ मांगनी चाहिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर वसीम मुझे दुआ देंगे और मैं अगले साल तक 6वें लेवल पर आ जाऊंगा। लेकिन शायद ही ऐसा हो, क्योंकि लेवल तो कदम दर कदम ही बढ़ता है। वाह वाह वाह, खूनी दरिंदे तो इसी तरफ आ रहे हैं, त्रिकालदर्शी ने खुश होकर कहा। ये वाकई खूनी दरिंदे हैं। ये इंसानी रूप में है और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। वो अभी 6वें लेवल पर है और लगातार करीब आ रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं गिरने वाला है। त्रिकालदर्शी, तुम अभी उसे चढ़ाने का काम कर सकते हो। तलत ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। सीनियर बाबा बैरागी, क्या आप खूनी दरिंदे को उत्तेजित करके यहाँ बुला सकते हैं ताकि हम उसे तबाह कर सके? दामिनी ने कहा। वो बैठी बैठी बोर हो गई थी। अभी की चर्चा से सिर्फ त्रिकालदर्शी को ही फायदा नहीं हुआ था, सभी पहाड़ी महारथियों को उससे फायदा हुआ था और अब उनके हाथों में खुजली होने लगी थी। वो अपनी बढ़ी हुई ताकत को आजमाना चाहते थे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, मैं उस दानव को उत्तेजित करता हूँ, बाबा बैरागी ने कहा। इसके बाद बाबा बैरागी हवा में उड़ा और खूनी दरिंदे की तरफ बढ़ने लगा। इसी समय भारत के उत्तर पूर्व से करीब 40 जादूगर इसी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर जादूगर दूसरे, तीसरे या चौथे लेवल के थे, जो कि कुछ आजाद जादूगर और कुछ छोटे मोटे कबीलों के जादूगर थे। वो सभी यहाँ बस मजे करने और बचा खुचा बटोरने के लिए आ रहे थे। लेकिन दानवों का बचा खुचा ताकतवर जादूगरों के किसी काम का नहीं था, लेकिन छोटे जादूगरों के लिए वो किसी जादुई खजाने से कम नहीं था। साथ ही साथ इस बार 6वें लेवल के खूनी दरिंदे की बात थी। अगर उन्हें उसके शरीर का छोटा सा भी हिस्सा मिल जाता तो उसकी किस्मत संवर जाती। खुद से एक खूनी दरिंदे को मारने का वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो खूनी दरिंदा 6वें लेवल का था
और वो सभी दूसरे, तीसरे या चौथे लेवल के। ऐसे में अगर खूनी दरिंदा बस खड़ा भी रहे तो भी वो उसे नहीं हरा सकते थे। शायद अब खूनी दरिंदा नीचे उतरने वाला है, लेकिन अभी तक कोई 6वें लेवल के जादूगरों का गुट उसे पकड़ने क्यों नहीं गया? एक आजाद जादूगर ने कहा। इस बार शायद वो एक खाली जगह पर उतर रहा है। साथ ही साथ इस बार तैयारी के लिए बस एक ही दिन मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि 6वें लेवल का कोई भी जादूगर यहाँ हो ही ना? दूसरे आजाद जादूगर ने कहा। चिंता मत करो, जब भी कोई लौकिक दानव आता है बड़े बड़े कबीले अपने लोगों को जरूर भेजते हैं, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जादूगर ने कहा। जब वो अपने ख्यालों में डूबे हुए थे तभी उनमें से कुछ तेज नजरों वाले जादूगरों ने आसमान में एक लाल बिंदु देखा। वो रहा, वो लाल बिंदु एक खूनी दरिंदा है। मैं गलत नहीं हो सकता। वो कहाँ गिरने वाला है? अगर वहां कोई 6वें लेवल का जादूगर नहीं हुआ तो हमें वहां जाना चाहिए। जादूगरों के गुट में बातें होने लगी, क्योंकि 6वें लेवल के जादूगर की गैर मौजूदगी में उनकी जान को खतरा था। लेकिन इनके बीच कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखरी थी। वो शायद लीडर के नौकर थे। कैसे बेवकूफ लोग हैं। खूनी दरिंदे के उतरने की जगह बदल चुकी है। ये सभी लोग उनका खाना बनकर उनकी ताकत बढ़ाने के अलावा और किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि 6वें लेवल के जादूगरों को आने में अभी वक्त लगेगा। लीडर ने अपनी कठपुतलियों की नजरों से देखकर हंसते हुए कहा। अभी ये ख्याल आया ही था कि तभी एक बड़ा सा जाल खूनी दरिंदे की तरफ बढ़ा और उसे पकड़ लिया। खूनी दरिंदे के पास बचने का कोई मौका नहीं था। जैसे जैसे जाल कस रहा था उसकी परेशानी बढ़ रही थी। जल्द ही खूनी दरिंदा जो कहीं और बढ़ रहा था उसे जाल से खींच लिया गया। लीडर जो अपनी कठपुतलियों में से ये सब देख रहा था वो हैरान रह गया। क्या दैनिक जादूगर वालों ने इसकी रैंक गलत बताई थी? ये मुझे इतना ताकतवर नहीं लग रहा। इसे तो किसी मछली की तरह आसानी से जाल में बांधकर खींच लिया गया। लीडर ने सोचा, बाबा बैरागी पहाड़ी महारथियों का एडमिन कहलाने के पूरी तरह से लायक था। खूनी दरिंदे को जाल से पकड़ने के बाद उसने अपनी ताकत से उसे नीचे खींच लिया। लौकिक दानव ताकत के मामले में बहुत बेहतर माने जाते हैं, लेकिन अभी खूनी दरिंदे की ताकत बाबा बैरागी के सामने किसी काम की नहीं बची थी। नीचे आओ। एक अच्छी जगह चुनकर बाबा बैरागी ने जाल हटा दिया और खूनी दरिंदे को नीचे की तरफ फेंक दिया। एक धमाके की आवाज के साथ खूनी दरिंदा जमीन पर गिरा और चारों तरफ धूल उड़ गई। उसके गिरने से एक गड्ढा बन गया जिसमें से वो काफी जोर से गुस्से में दहाड़ने लगा, जबकि बाबा बैरागी जमीन पर वापस न आकर हवा में ही उड़ता रहा। तलत ये देखकर मुस्कुरा रहा था। जितने में बाबा बैरागी ने खूनी दरिंदे को नीचे पटका, उतनी देर में तलत निपटारा मंच के पास आया और एक जादू करने लगा। जादू खूनी दरिंदे के चारों तरफ 50 मीटर के दायरे में किया जा रहा था, जो कि खूनी दरिंदे को भागने से रोकने के लिए और उसके साथियों के हमलों से आसपास की रक्षा करने के लिए था। निशीत, अपने जमाने का जादू करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, त्रिकालदर्शी ने कहा। खूनी दरिंदे की ताकत 6वें लेवल पर होने के कारण त्रिकालदर्शी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया। उसकी तलवार मयान के बाहर थी। तलवार की चमक के आगे सूरज की रोशनी भी कम लग रही थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस इलाके में तलवार की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। त्रिकालदर्शी की टेक्निक काफी तेज थी और उसकी रफ्तार 5वें लेवल को पार कर चुकी थी। खूनी दरिंदे के पास कुछ भी करने या अपनी रक्षा करने का मौका भी नहीं था। तलवार सीधा जाकर खूनी दरिंदे के सिर पर लगी और सिर से होकर सीने तक एक गहरा घाव बनाते हुए निकल गई। घाव इतना गहरा था कि खूनी दरिंदा लगभग 2 हिस्सों में बंट गया था। खूनी दरिंदा दर्द से कराहने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और त्रिकालदर्शी पर हमला किया। उसी समय खून की परतें उसके घाव पर चढ़ने लगी और उसका घाव भरने लगा। आमतौर पर इतना गहरा घाव लगने पर कोई भी मर सकता था, लेकिन खूनी दरिंदा मोटी चमड़ी का बना था और उसके लिए ये आम घाव ही था। अरे नहीं, मैंने अपनी काफी ताकत बर्बाद कर दी और अब मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं, त्रिकालदर्शी ने जमीन पर आकर कहा। हालांकि उसे खूनी दरिंदे के हमले से जरा भी डर नहीं लग रहा था। इसी समय निशीत ने बर्फीले चक्रवात का हमला किया, जिससे इतनी गर्मी में भी चारों तरफ का तापमान काफी गिर गया।
जमीन पर बर्फ की परत दिखाई देने लगी। निशीत के सामने बर्फ की गेंदें उड़ने लगी। निशीत ने गेंदों को आगे की तरफ उछाल दिया। गेंदें आगे बढ़ते ही चक्रवात में बदल गईं और खूनी दरिंदे की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि चक्रवात की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। उसकी रफ्तार के हिसाब से त्रिकालदर्शी पर खूनी दरिंदे का हमला होने के बाद भी वो आधे रास्ते तक ही पहुंच सकता था। चक्रवात के खूनी दरिंदे तक पहुंचने के पहले वो कई बार त्रिकालदर्शी पर मुक्के बरसा सकता था। इसलिए जैसे ही त्रिकालदर्शी पर मुक्का पड़ने वाला था, तभी धामी वहां आ गया। राज को तो समझ भी नहीं आया कि कब धामी अपनी जगह से हिला और कब त्रिकालदर्शी के बगल में पहुंच गया। अब जरा मुझे भी इसकी ताकत का मजा लेने दो, धामी ने कहा और अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ा दिया। खूनी दरिंदे का मुक्का सीधा धामी के हाथों से टकराया और एक धमाके जैसी आवाज गूंज गई। बाप रे, ये तो काफी ताकतवर मुक्का था, काफी कमाल की ताकत है, धामी ने हंसकर कहा। क्या तुम इसे उलझा कर रख सकते हो? अगर नहीं तो अपना रूप बदल लो, त्रिकालदर्शी ने कहा। जब खूनी दरिंदे ने देखा कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और एक बार फिर धामी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस हमले की तैयारी से समझ आ रहा था कि यह हमला पिछले हमले से कई गुना ताकतवर होने वाला था। ऐसे में धामी और त्रिकालदर्शी को इससे बचने का बेहतर तरीका सोचने की जरूरत थी। क्या धामी और त्रिकालदर्शी खूनी दरिंदे के इस हमले से बच पाएंगे? क्या लीडर अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा?